So, welcome back again to geography class. We are with agriculture. Yesterday, what we had studied about, or in the previous class, what we have studied about was about food grains, food crops. Today, in this lecture, we are going to learn about food crops other than grains. Like pulses, we had millets, cereals, pulses, and millets we had read about in the previous lecture. In this lecture, we are going to study about food crops, but they are not grains. Example, sugarcane. Sugarcane is a tropical as well as a subtropical crop. It grows well in hot and humid climate. With a temperature of 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade and an annual rainfall between 75 centimeters and 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. It can be grown on a variety of soils and needs manual labor for sowing, from sowing to harvesting. India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. It is the main source of sugar, good, called jaggery in English, khandesari, and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and हरियाणा. तो शुगर केन जो है ये एक नॉन ग्रेन क्रॉप है जो अनाज नहीं है. शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसके लिए जो टेम्परेचर लगता है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है. यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर है, यानी समर और विंटर का टेम्परेचर का एवरेज निकाल के जहाँ पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलता है और जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, वहाँ पर हम शुगर केन का क्रॉप उगा सकते हैं. शुगर केन को इरिगेशन दिया जाए तो और भी अच्छा है. तो इरिगेशन वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है जहाँ पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम हो. यहाँ जो सॉइल्स पाई जाती है जहाँ पर शुगर केन उगाया जाता है वह किस प्रकार की सॉइल में उगाया जाता है. एलिवल सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये इस वैरायटी के सॉइल पे बहुत अच्छे तरीके से उग सकती है. और भी अलग अलग सॉइल्स पे ये उगती है, लेकिन एलिवल सॉइल और ब्लैक सॉइल शुगर केन के लिए सबसे बेहतरीन सॉइल माना जाता है. शुगर केन को मैन्युअली हार्वेस्ट करना पड़ता है. उसको लेबर लगाकर लेबरों के द्वारा उसको कटाई छटाई करनी पड़ती है. इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, और इंडियन शुगर केन का जो एवरेज सुक्रोज कंटेंट है वो नंबर 5 पर आता है. मतलब भले ही हम वर्ल्ड में नंबर 2 पर है शुगर केन उगाने में, लेकिन शुगर केन से शक्कर बनाने में हम नंबर 5 पर पहुंच जाते हैं. उसका कारण यह क्या है, हमारे शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट है, जो जूस का कंटेंट है, वो काफ़ी कम है. शुगर केन से हम क्या बना सकते हैं? शुगर केन से बनता है शक्कर, गुड़, खंडेसरी और मोलासेस. मोलासेस क्या होता है? वो जो डार्क सब्सटेंस होता है जिसे चॉकलेट्स में बनाने में, कैरामल्स बनाने में काम में आते हैं. खंडेसरी ये भी एक प्रकार का जैगरी है, ब्राउन शुगर है. द मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, यानी शुगर केन कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं, वह है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में इसलिए ज़्यादा उगाया जाता है कि यहाँ पर एक तो एलिवल सॉइल है, सेकेंडली ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शुगर केन को इंट्रोड्यूस किया था. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु. देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि केवल एक ही नॉर्थ इंडियन स्टेट है
बाकी पूरे जो स्टेट है वो साउथ इंडियन स्टेट्स है, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक का, तमिलनाडु से लेकर, हाँ, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी नॉर्थ इंडिया में शुगर केन उगाए जाते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये रिसेंटली डेवलप्ड शुगर केन ग्रोइंग जोन्स हैं। यहाँ पर सर्वे करने के बाद पाया गया है कि यहाँ पर शुगर केन अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। अगला है ऑयल सीड्स। इन 2014 India was the second largest producer of groundnut in the world after China. In rape seed production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2014. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oil seeds produced in India are ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड्स, linseeds, sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums. However, some of these are also used as raw materials in the production of soap, cosmetics and ointments. तो बहुत वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स जो है इंडिया में उगाई जाती है। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जवस का तेल, करडी का तेल, सनफ्लावर, सफ्लावर इनका तेल, सीसम, सोयाबीन, कॉटन, कैस्टर सीड और लिनसीड, ये ऐसे दो ऑयल है, ऐसे दो तेल है जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसे खाने पकाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैस्टर ऑयल जो होता है वो एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है, इंजन ऑयल की तरह इसको यूज़ करते हैं कैस्टर ऑयल को। और लिनसीड जो है स्पोर्टिंग्स जो इक्विपमेंट होते हैं, स्पोर्टिंग और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। लिनसीड बैट्स को, क्रिकेट बैट्स को स्ट्रोक मजबूती पहुंचाने में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को वार्निश करने में, पॉलिश करने में इसका काम आता है। ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप and accounts for about half of the major oilseed production produced in the country. ग्राउंडनट जो है खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये कब उगाए जाते हैं और कब हार्वेस्ट किए जाते हैं? ये गर्मी में उगाए जाते हैं और सर्दी में हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो ग्राउंडनट इज़ द खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो बहुत बड़े पैमाने पे हम ग्राउंडनट उगाते हैं। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान and Tamil Nadu in 2015 and 2016. Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in North India and rabi crop in South India. Castor seed is grown both as rabi and kharif crop. Tea. Tea cultivation is an example of plantation agriculture. मैंने बताया था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, एक बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ये कोई मामूली किसान प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सैकड़ों एकर्स में फैला हुआ खेती होती है। टी प्लांटेशन ऐसा होता है कि टी प्लांटेशन का जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो होता है वो खेत के बीचों बीच में होता है, और क्योंकि ये 300-400 एकड़ की ज़मीन होती है तो लेबर्स के लिए यहाँ पर बस्ती बनानी पड़ती है। लेबर्स के लिए और जो एरिस्टोक्रेट, ये जो पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो ऑफिसर्स क्लास के लोग हैं, उनके लिए क्वार्टर्स, तो एक शहर, एक छोटा सा शहर, एक टाउन बनाना पड़ता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है और इसका किसान जो होता है बहुत अमीर किसान होता है। Tea cultivation is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop introduced in India initially by the Britishers. Beverage मतलब ड्रिंक, चाय। तो ब्रिटिश ने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। Today, most of tea plantations are owned by Indians.
Tea plants grow well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. तो चाय के बागान आप अक्सर कहाँ देखोगे? चाय का बागान आपको अक्सर कहाँ मिलेगा? खास करके आपको ये पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर काफ़ी ठंडी है, पहाड़ का जेंटल स्लोप, भरपूर पानी हो लेकिन बहता पानी। स्टैग्नेंट वाटर क्या है? चाय के पत्ती के पेड़ के जड़ खराब कर देता है, सड़ा देता है। इसलिए चाय के पत्ती के पेड़ को बहता पानी चाहिए होता है। इसलिए खास करके ये माउंटेन स्लोप्स पे या हिल स्लोप्स पर चाय के बागान आपको मिलेंगे। ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एवरेज टेम्परेचर। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। फ्रॉस्ट भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट रहना चाहिए और साल भर यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर्स एंश्योर्स कॉन्टीन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। अगर हर वक्त बारिश होती रहेंगी तो यहाँ पर चाय के पत्ती जो होते हैं, बारीक बारीक पत्ती जो होती है वो इसमें उगती है। चाय के पत्ती जो जिससे चाय बनती है वो चाय के जो टेंडर शूट्स होते हैं, ऊपर के केवल जो 3 बारीक बारीक जो पत्तियाँ होती है वो उससे ही चाय की पत्ती बनाई जाती है। बड़े पत्ती जो है बहुत एसिडिक होते हैं, उससे चाय की पत्ती नहीं बनती है। ऊपर के जो कौले कौले जो पत्ती होती है उसी से चाय पत्ती बनाई जाती है। इसलिए आप पिक्चर में देख रहे हैं कि चाय पत्ती के जो पेड़ है उसको छोटा रखा गया है। ये पेड़ बड़े हो सकते हैं, नींबू के पेड़ की तरह, मौसम्बी के पेड़ की तरह बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसको काट कर छोटे रखते हैं कि ताकि पत्तियों को तोड़ने में आसानी हो जाए। जो टेंडर शूट्स होते हैं ना उसको तोड़ने में आसानी हो जाए। तो अगर बार बार बारिश होती रही यहाँ पर तो टेंडर शूट्स अच्छे से उगते रहेंगे और इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट रिक्वायर्स abundant cheap and skilled labor. Tea is produced within the tea garden to restore its freshness. तो चाय के पत्ती जो है ये लेबर इंटेंसिव यूनिट है, इसे हाथ से तोड़ना पड़ता है, इसलिए स्किल्ड लेबर, सस्ता लेबर हमें मिलना चाहिए। तो ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ ना हो, जहाँ गांव वाले यहाँ पर आके काम करने में उनके कोई आपत्ति ना हो। चाय पत्ती का जो फैक्ट्री जो होता है वो खेतों के बीच में होता है। कारण क्या है कि ताकि जो चाय पत्ती का फ्रेशनेस है वो खो ना जाए। टी इज़ प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर Assam hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts of West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. In 2014, India was the second largest producer of tea after China. तो बहुत जगह हम देख रहे हैं चाइना ने काफ़ी मार्केट घेर रखा है। इंडिया अगर दूसरे नंबर पे है तो चाइना पहले नंबर पर ज़रूर है। इंडिया अगर तीसरे नंबर पे है तो भी चाइना पहले नंबर पर है। कॉफ़ी। इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस्ड 3.5% of the world coffee production. Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabica variety, initially brought from Yemen, is produced in this country. This variety is in great demand and all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो कॉफ़ी जो है ये वो इंडियन क्रॉप नहीं है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया यमन से। जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया, और कॉफ़ी को पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया? बाबा बुदन हिल्स, साउथ इंडिया में। ये नीलगिरी माउंटेन्स में पाए जाते हैं। तो कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में आपको कॉफ़ी के बागान मिलेंगे।
Horticulture crops. In 2014, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. India is a producer of tropical as well as temperate fruits. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, and West Bengal. Oranges of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra, and Tamil Nadu. Lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar. Pineapples of Meghalaya. Grapes of Andhra Pradesh, Telangana, and Maharashtra. Apples, pears, apricots, and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand all over the world. So what is horticulture? Horticulture is the growing of fruits. तो देखो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग फ्रूट्स जो है वो वर्ल्ड फेमस फ्रूट्स है. तो इंडिया इज नोन फॉर इट्स फ्रूट प्रोड्यूसिंग. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% of the world's vegetables. It is an important producer of pea, matar, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Cauliflower क्या है? फूल गोभी. Cabbage पत्ता गोभी. Then the next topic is non-food crops. Rubber is an equilateral crop, but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 centimeter. तो रबर क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर हम इसका ख्याल रखें तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी रबर पाए जा सकते हैं. मतलब ये साउथ इंडियन रीजन में ज़्यादा पाए जाए. केरला जो इक्वेटर के काफ़ी करीब है, यहाँ पर भी आपको रबर प्लांटेशन मिल जाएंगे. तो रबर प्लांटेशन के लिए भरपूर पानी का बहुत ज़रूरी है. अच्छी खासी बारिश होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट रहना चाहिए और टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहना चाहिए. तो 200 सेंटीमीटर बारिश और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये रबर क्रॉप के लिए आइडियल टेम्परेचर है. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, and Andaman and Nicobar Islands, and Garo Hills of Meghalaya. In 2012 and 13, India ranked 4th among the world's natural rubber producers. Next is fiber crops. Cotton, jute, hemp, and natural silk are the 4 major fiber crops grown in India. The first 3 are developed from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. तो फाइबर क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? कॉटन आता है, जूट आता है, हेम्प आता है और नेचुरल सिल्क आता है. तो कॉटन, जूट और हेम्प ये तो हमको पेड़ से मिल जाते हैं, ज़मीन में उगाए वाले पेड़ से मिल जाते हैं. लेकिन सिल्क के लिए एक ख़ास किस्म के पेड़ को उगाना पड़ता है जो है मलबरी ट्रीज़. मलबरी ट्रीज़ में सिल्क वर्म आकर अपना अंडा देते हैं और इसमें जो ककून जो बनता है तो इस ककून से सिल्क बनता है. तो इस प्रकार से रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर. सिल्कवर्म को खास करके पाला जाता है ककून निकालने के लिए. कॉटन. कॉटन, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. Cotton is one of the main raw materials for cotton textile industry. In 2014, India was second largest producer of cotton after China. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil or the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation. 210 frost-free days and bright sunshine for it to grow.
तो कॉटन जो है ये खास इंडिया का क्रॉप है, लेकिन इसमें भी चाइना हमसे आगे बढ़ गया है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ज़रूरी है, जैसे डेक्कन प्लेटू में जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है, या एलुवियल सॉइल, लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो वेस्टर्न पंजाब है, जो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, वहाँ पर लॉन्ग स्टेपल कॉटन उगाया जाता है। इंडिया में ये डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है, इसलिए यहाँ पर कॉटन उगाया जाता है। कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, हल्की फुल्की बारिश होना चाहिए और गर्म तापमान होना चाहिए। एक ख़ास बात यह है, जब कॉटन के जब फूल उगते हैं तो बदली का मौसम, जब बादल छाते हैं तो कॉटन ख़राब हो जाते हैं, वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। जितना धूप निकलेगा उतना कॉटन उभर कर सफ़ेद निकलेगा। तो 210 दिन बिल्कुल फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, आसमान में बिल्कुल बादल नहीं होना चाहिए, अच्छी रोशनी, तेज चमक, धूप की तेज चमक होनी चाहिए। कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप and requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Jute. Jute is known as the golden fiber. जूट को गोल्डन फाइबर का नाम क्यों दिया गया है? एक तो जूट से जो मटेरियल जो निकलता है, जो फाइबर निकलता है, वो गोल्डन कलर का होता है। आपने सुतली देखे होंगे, सुतली बोरा जिससे बनता है, सुतली के धागे जो है वो गोल्डन कलर के होते हैं। तो एक ये गोल्डन का रंग देता है, और दूसरा ये बहुत बढ़िया फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जूट का बहुत डिमांड है। वह सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया। पिछले 5-6 सालों से उन्होंने सिंथेटिक्स फाइबर को यूज़ करना बंद कर दिया। इसके बदले में वो नेचुरल फाइबर्स की तरफ जा रहे हैं। वो जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कितना हानिकारक हो सकता है, प्लास्टिक कितना हानिकारक हो सकता है। तो प्लास्टिक को सिंथेटिक को रिप्लेस करके जूट से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसलिए जूट जो है वो फॉरेन में बहुत डिमांड में है, और इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के बाद में। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वे सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो वेस्ट बंगाल में जूट आपको बहुत बड़े पैमाने पे आपको जूट प्लांट वहाँ पर दिखाई देंगे, मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नदी है, नदी में हर साल बाढ़ आती है। नदी में बाढ़ आने के वजह से यहाँ पर जो ज़मीन में सॉइल जो आता है, हर साल नया नया सॉइल आता है, एलुवियल सॉइल, और ये एलुवियल सॉइल जूट क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, ropes, yarns, carpet and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. तो जूट क्रॉप का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है या कौन है? जूट क्रॉप का सबसे बड़ा दुश्मन है नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर्स। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, दिखने में अच्छे है, मजबूत है और सस्ते भी है। इसलिए जूट का जो मार्केट है, वी आर लूजिंग द जूट मार्केट नॉट टू एनी अदर कंट्री, बट वी आर लूजिंग द जूट मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. वैसे देखा जाए तो इंडिया में एग्रीकल्चर सदियों से चला आ रहा है, सैकड़ों सालों से एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस क्षेत्र में पीछे क्यों हैं? हम पीछे इसलिए है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स
एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं। हम वही पुराने बाबा आदम के ज़माने के जो हल चलाते हैं, बैल चलाते हैं, उसी पुराने तरीके से खेती करते हैं, जिसकी वजह से हम आज इतने पिछड़े हुए हैं। अगर हमको एग्रीकल्चर में आगे डेवलप करना है तो इसमें मॉडर्न टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लाना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक तरीके से अनाज को उगाना ज़रूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। Sustained use of land without compatible technological institutional changes have hindered the pace of agricultural development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry out their agriculture. तो आज भी बहुत बड़े पैमाने पर किसान जो है वो बारिश के ऊपर ही निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि इरिगेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें से भी जो बड़ा सेक्शन फार्मर का जो सोसाइटी है वह बारिश के ऊपर निर्भर करता है और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और अगर इनकी ज़िंदगी सुधारना है, इन्हें गरीबी से ऊपर लाना है, तो कुछ ना कुछ बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 10. कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एसेट्रा were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reforms was the main focus of our first 5-year plan. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings and necessitating the consolidation of holdings. तो किस प्रकार से यहाँ पर रिफॉर्म्स लाना है? एक प्रकार से कलेक्टिवाइजेशन, यानी एक बड़े पैमाने पर अगर गांव में छोटे छोटे ज़मीन हैं, लोगों के पास में 2.5, 4, 5 एकड़ की ज़मीन है, अगर इनको कलेक्ट कर लिया जाए, इनको कंसोलिडेट किया जाए, ये आपस में कोऑपरेट कर ले और एक इतने सारे खेत को एक खेत बनाकर साथ मिलकर काम करे तो भला हो सकता है। और ज़मींदारी सिस्टम को भी हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इंडिया में अपने जो पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को और इरिगेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। इंडिया में पहली एक बहुत बड़ी समस्या है द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अपने दादा परदादा के ज़मीन पर, पिताजी की ज़मीन पर बेटे का हक बन जाता है। एक बेटा है तो ठीक है, अगर 2 बेटे हैं तो ज़मीन को बांटना पड़ता है। तो इस प्रकार से ज़मीन जो है बंटते जाती है, फार्म फ्रैगमेंट हो जाता है, छोटा बन जाता है और छोटे खेत पर ज़्यादा अनाज उगाए नहीं जा सकता। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर एनैक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और lukewarm. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and in the 1970s. तो जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये महसूस हुआ कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लाना है तो कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन लाना ज़रूरी है। तो इसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ पर मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के लिए किसान को सिखाया गया था। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड। ये वाइट रेवोल्यूशन क्या है? अमूल दूध डेयरी, अमूल दूध डेयरी जो है ये वाइट रेवोल्यूशन है। अमूल जो कोऑपरेशन बना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, वो वाइट रेवोल्यूशन कहलाया जाता है।
were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. But this too led to the concentration of development in few selected areas. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का खास हम कहाँ देखते हैं? तो खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और यहीं पर ज़्यादा ही आपको ये भी वाइट रेवोल्यूशन भी यहीं पर आपको दिखाई देंगी। अमूल फैक्ट्रीज वगैरह यहीं पर ज़्यादा आपको मिलेगी। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies, and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. तो गवर्नमेंट को पता लगा कि किसान, इंडिया का किसान इतने तकलीफ़ में क्यों है, तो यहाँ पर कुछ सिस्टम्स है। उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, लोन फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस सब की सुविधा जो है सरकार ने किया है। इनके लिए इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ निकाली है, एक मिनिमम फिक्स प्राइस रखा है इनके अनाज का। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट भी किसान के हित में काम करने की कोशिश कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम are some important schemes introduced by Government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया है किसानों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसान के पास में एक ऐसा कार्ड है जिससे वो उधार ले सकता है बैंक से जाकर। किसान का अपना एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है और किसान के लिए खास करके टेलीविजन्स पे, रेडियोस पे बुलेटिन्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। आपने सुना होगा शायद मराठी में आमची माती आमचे मानस, ये मराठी सीरियल एक आता है जहाँ पर किसानों को किस प्रकार का अनाज उगाया जाना चाहिए इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। गवर्नमेंट ने किसान को मिडिलमैन से बचाने के लिए और जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं जो किसान को एक्सप्लॉइट करते हैं उनको बचाने के लिए भी उन्होंने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर, यानी महात्मा गांधी ने बोला मेरे जाने के बाद में विनोबा भावे मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ उस मूवमेंट को श्री विनोबा भावे आगे ले जाएंगे। He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He मतलब विनोबा भावे। He was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swarajya. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padyatra to spread Gandhiji's message, covered almost the entire country. Once, when he was delivering a lecture at Ponchampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. तो गांधी जी के हत्या के बाद में विनोबा भावे ने एक पद यात्रा निकाली जो पूरे देश में वो पद यात्रा कर रहे थे। तो साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में पंचमपल्ली में जब विनोबा भावे लेक्चर दे रहे थे तो किसी एक गरीब किसान ने खड़े होकर बोला कि पहले हमको ज़मीन तो दो, हमारे पास ज़मीन ही नहीं है तो आप किस प्रकार से ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल खटकती हुई बात थी। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली बट assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming.
तो विनोबा भावे ने तुरंत के तुरंत ये तो नहीं कहा ठीक है हम आपको ज़मीन दे देंगे, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उनसे कहा ठीक है मैं सरकार से बात करके देखता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कलेक्टिव फार्मिंग करनी होगी, आपको कोऑपरेशंस करना पड़ेगा। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। तो विनोबा भावे ये बोल ही रहे थे कि श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक किसान, एक अमीर किसान ज़मींदार था, उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उसने अपने ज़मीन में से 80 एकड़ ज़मीन 80 किसानों में एक एक एकड़ बांटने के लिए दे दिया। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान, भू यानी भूमि। लेटर he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars owners of many villages offered to distribute some villages among the landless। तो इससे इंस्पायर होकर विनोबा भावे पूरे इंडिया में इसके बारे में चर्चा करने लगे। कई जगह पर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीन विलेजर्स के नाम पर करने के लिए तैयार हो गए थे। इट वॉज नोन एज ग्राम दान। पूरा विलेज का विलेज ही वो दान करने को तैयार है। जो उनका खुद का गांव हुआ करता था, उस गांव से उनको अनाज का टैक्स मिलता था, तो ये पूरा ग्राम ही वो डोनेट करने के लिए तैयार हो गए थे। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ द लैंड टू देयर पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट initiated by Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution। तो कुछ किसान, बड़े किसान ज़मींदार जो थे, डर के मारे अपने ज़मीन डोनेट करने लगे। उनको डर क्या था कि कहीं उनका ज़मीन को सील ना कर दिया जाए। एक ऐसा कानून पास किया गया था कि जो किसान खेती कर रहा है ज़मीन उसकी हो जाएगी। अगर कोई ज़मींदार खेती नहीं करता है तो ज़मीन उसे ले ली जाएंगी, उसकी ज़मीन को सील कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे ज़मींदार इस डर के मारे अपने ज़मीन में से एक हिस्सा वो डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से जो है भूदान और ग्रामदान का रेवोल्यूशन हुआ है। ये देखो, ये मॉडर्न मशीन्स है जिससे आजकल खेती की जाती है। तो एग्रीकल्चर ने हमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का बेसिक ये है, ऑक्यूपेशन है। उसमें से 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किसान है, और गवर्नमेंट ने इन किसानों की मदद करने की बहुत कोशिश की है, ख़ास करके 1960s और 1970s में। इस दौर को हम ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के दौर से जानते हैं। यहाँ पर विनोबा भावे ने और ऐसे कई सोशल रिफॉर्मर्स ने महात्मा गांधी की इंस्पिरेशन से ज़मीन को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है, कोऑपरेट करने की कोशिश की है, ज़मींदारी सिस्टम हटाने की कोशिश की गई है, लोगों से ज़मीन मांगी गई है और गरीब किसानों में बांटी गई है। फिर लैंड रिफॉर्म्स प्लान किए गए। ऐसे बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत और हिस्सा बचा है जो हम अगले क्लास में करेंगे, जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आने वाले क्लास में लेक्चर किया जाएगा। काफ़ी अच्छा पोर्शन बचा हुआ है, इसमें से शायद ही कोई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। भले ही एग्ज़ाम में इस पार्ट से कुछ क्वेश्चंस ना पूछे जाए, फिर भी हमें इसमें से हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, किस प्रकार से गरीबों के लिए उनको BPL से ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, और फार्मिंग को लेकर क्या समस्या है। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990s में, उससे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या परिणाम हुआ, क्या इंडियन एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला या इंडियन एग्रीकल्चर और नीचे चला गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये सब जो है हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़कर उसे
शाम तक का आप मुझे अपलोड करके अपने ऐप में पोस्ट कर दें।